हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मूत्र को सांद्रित करने की क्रियाविधि या प्रतिधारा क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वृक्क की क्रियाओं के नियमन या रेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे शरीर में 3 प्रमुख संरचनाएं हैं जिनके द्वारा वृक्क की क्रियाओं का नियमन किया जाता है। पहली स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क का एक भाग है। सेकेंड स्ट्रक्चर JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ये नेफ्रॉन के अंदर उपस्थित होता है, जो अभिवाही धमनिका होती है, अपवाही धमनिका होती है, उसके बीच में पाया जाएगा, तो उसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तीसरी स्ट्रक्चर हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा भी वृक्क की क्रियाओं का नियमन किया जाता है। इन दोनों हाइपोथैलेमस और JGA के द्वारा जो नियमन होगा उसी का जस्ट अपोजिट नियमन हृदय के द्वारा किया जाता है। ये जल की मात्रा को बढ़ाते हैं या BP को बढ़ाते हैं, ये BP को हृदय कम करता है। तो इस तरह एक फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा वृक्क की क्रियाओं का नियमन या रेगुलेशन किया जाता है। और इसमें सबसे पहला है हाइपोथैलेमस द्वारा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क की संरचना का एक भाग है। हमारे शरीर में जो पीयूष ग्रंथि पाई जा रही है उसके कार्यों पर भी यह नियंत्रण करता है। इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के परासरण ग्राही होते हैं। हाइपोथैलेमस में विशेष प्रकार के परासरण ग्राही पाए जाएंगे। उनके सक्रिय होने पर इससे ADH का सिक्रेशन होगा और ADH फिर वृक्क की क्रिया को कंट्रोल करेगा। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब शरीर से मूत्र द्वारा जल का अधिक निष्कासन होता है तो उस स्थिति को मूत्रलता या डायूरेसिस कहते हैं। डायूरेसिस होने पर हाइपोथैलेमस के परासरण ग्राही सक्रिय हो जाते हैं। ज्यादा मात्रा में जल निकलेगा, आयन निकलेंगे, तो हाइपोथैलेमस के परासरण ग्राही एक्टिव हो जाएंगे। इनके एक्टिव होने के कारण हाइपोथैलेमस द्वारा ADH हार्मोन सिक्रेट होता है, जो हाइपोथैलेमस से पश्च पीयूष ग्रंथि में आता है, पश्च पीयूष ग्रंथि से फिर ब्लड में जाता है। तो ये सक्रिय हुए तो हाइपोथैलेमस द्वारा पश्च पीयूष ग्रंथि से ADH का सिक्रेशन होगा। ADH का पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन सिक्रेट होता है, स्त्रावित होता है। यह ADH हार्मोन जो संग्रह नलिका है, नेफ्रॉन का जो भाग है, उसमें जल के अवशोषण को बढ़ा देता है। यहाँ जल का कम अवशोषण हो पा रहा था, इसलिए मूत्र द्वारा जल अधिक निकल रहा था। ADH संग्रह नलिका में जाएगा, वहां पर जल के अवशोषण को बढ़ा देगा। जब वो जल के अवशोषण को बढ़ाएगा तो ये मूत्रलता है, डायूरेसिस कंडीशन रुक जाती है। ये कंडीशन रुकेगी तो जल कम मात्रा में निकलेगा। जब जल कम मात्रा में निकला तो परासरण ग्राही निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि ये सक्रिय कब हुए थे, जब जल का आयनों का अधिक निष्कासन हो रहा था। अब जल आयन कम मात्रा में निकल रहे हैं, इसलिए ये परासरण ग्राही निष्क्रिय हो जाएंगे और ADH का स्त्रवण बंद हो जाता है। तो इस तरह का एक फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। जब ज्यादा यूरिन के साथ पानी निकल रहा है, परासरण ग्राही सक्रिय हुए, ADH का सिक्रेशन हुआ, संग्रह नलिका में जल के अवशोषण को बढ़ा दिया गया। जल का अवशोषण बढ़ा तो जल जो है कम मात्रा में शरीर से बाहर निकलेगा, तो परासरण ग्राही निष्क्रिय हो जाएंगे और ADH का स्त्रवण बंद हो जाता है। तो पहले इस प्रकार से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है वृक्क की क्रियाओं को। सेकंड, ADH या एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है वह रक्त वाहिनियों को, धमनी शिराओं को संकुचित कर देता है, उनको सिकोड़ देता है, जिसके कारण रक्त दाब बढ़ जाता है। अब रक्त दाब जब बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ के अंदर ज्यादा प्रेशर से रक्त आएगा, जिसके कारण GFR बढ़ जाता है। GFR हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट को निकालने की जो दर है उसे हम बोलते हैं GFR। तो GFR बढ़ जाएगा। GFR बढ़ने के कारण भी जल का अधिक अवशोषण होता है और यह ADH हार्मोन रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है, उन्हें सिकोड़ता है, इसलिए इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यानी रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने की या संकुचित करने की क्षमता इसमें पाई जा रही है, इसलिए इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो दो प्रकार से
हाइपोथैलेमस जो है वो वृक्क की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, या एडीएच हार्मोन वृक्क की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। सेकंड है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस या जेजीए द्वारा। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस होता क्या है, हमने जब वृक्क नलिका की या नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी उसमें पढ़ी थी अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। अभिवाही और अपवाही धमनिका, अभिवाही रक्त को लेकर आती है, अपवाही ग्लोमेरुलस में से रक्त को बाहर लेकर जाती है। तो जक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस अभिवाही धमनिका के पास पाया जाने वाला एक उपकरण है जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिकाओं को बोला जाता है जेजी सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स। एक कोशिकाएं का समूह इसके अंदर होता है मैक्यूला डेंसा। ये दो स्ट्रक्चर, दो प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी, दोनों आपस में मिलकर जक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस या उपकरण या जेजीए का निर्माण करेगी। अब इसके द्वारा किस प्रकार से वृक्क की क्रियाओं का नियमन होगा। सबसे पहले जब पानी का अधिक मात्रा में सिक्रेशन किया जा रहा है, आयन अधिक मात्रा में निकल रहे हैं, तो उनके प्रभाव से जीएफआर में कमी आती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट या दर में कमी आ जाती है। जैसे ही जीएफआर में कमी आएगी, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और ये सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। अब रेनिन, यहाँ पर जो हम ये पढ़ रहे हैं, रेनिन एक पाचन तंत्र के अंदर भी होता है, वो एंजाइम होता है। यहाँ जो ये रेनिन है यह हार्मोन है। ये जो रेनिन है ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। पाचन तंत्र में रेनिन एक एंजाइम है, यहाँ जो रेनिन है वो एक हार्मोन होता है। तो जीएफआर में कमी आई, जेजी की कोशिकाएं सक्रिय हुई, रेनिन उनके द्वारा मुक्त किया गया। पहले ये रेनिन एक निष्क्रिय अवस्था में इनमें उपस्थित होता है प्रोरेनिन के रूप में, लेकिन जैसे ही जेजी एक इसके अंदर जीएफआर में कमी आती है, वो प्रोरेनिन से रेनिन बनता है और इस जक्स्ट्राग्लोमेरुलस के द्वारा रेनिन को मुक्त कर दिया जाता है। ये रेनिन एंजाइम हमारे रक्त में पाए जाने वाले एक केमिकल या रासायनिक पदार्थ एंजियोटेंसिनोजन पर वर्क करता है। इनसे जो रेनिन सिक्रेट होगा यह रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन पर वर्क करेगा। अब रक्त में यह एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आता है, इसका निर्माण लीवर में होता है। जो लीवर की कोशिकाएं हैं एंजियोटेंसिनोजन बनाती है, रक्त में उसको डाल देती है, तो रक्त में हमारे क्या पाया जा रहा है, एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है। रेनिन एंजाइम का काम है रक्त में जो एंजियोटेंसिनोजन पाया जा रहा है उस एंजियोटेंसिनोजन को इसके सक्रिय रूप एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर चेंज करना। एंजियोटेंसिन फर्स्ट पर एक एंजाइम कार्य करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और यह एंजाइम इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर बदल देता है। और ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसका सिक्रेशन फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। तो इसके एंजाइम के प्रभाव से एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज हो जाता है। जब यह चेंज हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, तो यह एंजियोटेंसिन सेकंड जीएफआर या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने का कार्य करता है। जो यहाँ कमी आई थी उस कमी को पूरा करने का काम यह एंजियोटेंसिन सेकंड के द्वारा किया जाता है। तो ये फर्स्ट तरीका है कि जीएफआर जेजीए किस तरह से इसमें वर्क करेगा। सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड फर्स्ट काम तो इसने जीएफआर को बढ़ाया, दूसरा वर्क ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि के बलकुट भाग का प्रेरण करता है। यानी जीएफआर को बढ़ाता है, दूसरा एड्रिनल ग्रंथि का जो बलकुट भाग है, कॉर्टेक्स भाग है, उसको प्रेरित करता है, जिससे एड्रिनल ग्रंथि के बलकुट भाग से एल्डोस्टेरोन का स्त्रवण होता है। जब इस पर ये बलकुट भाग को ही प्रेरित करेगा तो इसके द्वारा एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन किया जाता है। एल्डोस्टेरोन ऐसा पदार्थ, रासायनिक पदार्थ है जो डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल और सोडियम के अवशोषण को बढ़ा देता है।
यानी इस एल्डोस्टेरॉन के प्रभाव से डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल और सोडियम का ज्यादा अवशोषण किया जाता है। जब जल और सोडियम का ज्यादा अवशोषण किया जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसके साथ साथ जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में वृद्धि हो जाती है। तो इन दो तरीकों से जेजीए के द्वारा वृक्क की क्रियाओं का नियमन किया जाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस चला है, इसके अंदर यहाँ विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम इसमें उपयोग में आ रहे हैं, रासायनिक कारक जो इसमें उपयोग में आ रहे हैं, हार्मोन जो उपयोग में आ रहे हैं, उन्हें एक साथ मिलाकर रास कहा जाता है, RAAS। अब रास का मीनिंग क्या है? आर से तो है रेनिन, आर जो वर्ड है रेनिन, ए जो है एंजियोटेंसिन, दूसरा ये जो है एल्डोस्टेरॉन, और एस सिस्टम। ये पूरा सिस्टम जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा जो कंट्रोल किया जा रहा है, इसे हम शॉर्ट में रास कहते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये सेकंड तरीका था जिसमें जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस के द्वारा वृक्क की क्रियाओं को नियमित किया जाता है, वृक्क की क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। अब दोनों ने क्या किया है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस और जेजीए, इन्होंने अवशोषण को बढ़ाया है, यानी पानी के अवशोषण को बढ़ाने का काम किया है, बीपी को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इन दोनों का विपरीत काम हृदय के द्वारा किया जाता है। यानी हृदय द्वारा जो नियमन होगा वो एक प्रकार की पुनर्भरण क्रियाविधि होती है, या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को कंट्रोल करने की क्रियाविधि होती है। यहाँ पर तो कंट्रोल हो गया था, इसके द्वारा जो परासरण ग्रही निष्क्रिय हुए, इसको कंट्रोल करने के लिए हार्ट के द्वारा कुछ फंक्शन किए जाते हैं। हार्ट में या हृदय में क्या है, आलिंद में जब अधिक रुधिर आता है, यानी बीपी बढ़ा, इस रास के इफेक्ट से बीपी बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, आलिंद के अंदर ज्यादा रुधिर आएगा, तो आलिंद से एक कारक रिलीज होता है जिसे आलिंद नाइट्रियूरेटिक कारक ANF के नाम से जाना जाता है। आलिंद में ज्यादा रुधिर आया, आलिंद से आलिंद नाइट्रियूरेटिक कारक या ANF का सिक्रेशन होगा। यह ANF रक्त वाहिकाओं को फैलाने का कार्य करता है। ये ANF धमनियों, शिराओं, इन रक्त वाहिकाओं को फैला देगा। रक्त वाहिकाएं जब फैलेगी तो उनमें ब्लड के अंदर जो प्रेशर या बीपी था उसका मान कम हो जाता है। बीपी का मान कम होगा तो बीपी का मान कम होने पर जो इसने बढ़ाया था बीपी को, उसको नियमित करने का या उसकी फीडबैक मैकेनिज्म देने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये एक तरह से जो हृदय के द्वारा जो कंट्रोल किया जा रहा है, वह रास जो तंत्र है या जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस द्वारा जो कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी क्रियाविधि को नियंत्रित करने के लिए हृदय इस प्रकार का कार्य करता है। क्योंकि जब बीपी कम होगा हार्ट में, वही दोबारा प्रोसेस, बीपी कम होने पर जल जो है वो अधिक मात्रा में निकलने लगेगा, जीएफआर जो है उसकी दर कम हो जाती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में कमी हो जाएगी। तो इन दोनों की फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में हार्ट के द्वारा ANF का सिक्रेशन किया जाएगा। ANF रक्त वाहिकाओं को फैला देता है, जिसके कारण ये इसको फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में वृक्क की क्रियाओं को कंट्रोल करता है।